अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स दिकारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। तुम मेरे होके रहो। इकरा गुलनाज किस्त नंबर 6। वो रात को बैठा एक सियासी प्रोग्राम देख रहा था जब इसके मोबाइल पर रामीन की कॉल आने लगी तो उसने मुतजब होते कॉल अटेंड की, जो इस वक्त वो कम ही करती थी। रात के 11:15 का टाइम था और इसका कॉल आना इसको परेशान में मुब्तला कर गया। रामीन खैरियत है? इस वक्त कॉल की? उसने फिक्रमंदी से पूछा। बस ऐसे ही, दूसरी जानिब कमाल बेनियाजी से कहा गया। तुमसे बात करने को दिल किया तो कॉल कर ली। तुम्हें बुरा लगा क्या? नहीं, मैं परेशान हो गया था। इस वक्त हमारी कम ही बातचीत होती है तो इसलिए पूछा। उसने वॉल्यूम कम करते हुए कहा। क्या हो रहा है? एक सियासी प्रोग्राम देख रहा था, उसने मुख्तसरन बताया। अच्छा, और तुम्हारी बीवी क्या कर रही है? उसने असल बात पर आते कहा। तुम उसका नाम ले लिया करो तो ज्यादा बेहतर है, जो तुम्हें बेहतर लगे। उसने फौरन मानते कहा और फिर से पूछा। वो क्या कर रही है? शायद नमाज पढ़ रही है। तुम क्यों पूछ रही हो? बस ऐसे ही। नमाज़ें भी पढ़ती हैं, कहीं तुम पर तावीज़ धागे करके अपने बस में ना कर ले। ये मिडिल क्लास लड़कियों को ऐसे ही हरबे बहुत आते हैं। तुम्हारे सामने तो दिखावा तो नहीं करती नेक परवीन बनने का? उसने तजस्सुस से पूछा था। कम ऑन रामीन, वो इबादत करती है तो करने दो। मैं खुद नमाजों की पाबंदी नहीं करता तो फिर इसकी इबादत पर क्यों एतराज़ करता फिरूं? तुम इसकी फेवर कर रहे हो? मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, तुम इसके बारे में इतना क्यों पूछ रही हो? मुझे इन मिडिल क्लास लड़कियों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और आइंदा से मेरे सामने इसकी फेवर मत करना। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। वो बात कर रहा था जब उसे सुमामा नीचे आती दिखाई दी थी। मेरी पसंद और नापसंद तुम जानती हो। मेरी राय किसी के लिए इतनी जल्दी बदलती नहीं है। लोगों को परखना आता है और इनफैक्ट मजबूरी में कुछ चीजें इंसान बर्दाश्त करता है मगर इन्हें पसंद नहीं कर सकता। वो सीढ़ियां उतर कर नीचे आ गई थी। इसकी बात वो सुन चुकी थी। उसे लगा वो उसे ही सुना रहा है और इसका सोचना गलत भी नहीं था। वो काफ़ी देर से इसका इंतज़ार कर रही थी। वो रात खाने के बाद इससे बात करना चाहती थी पर हिम्मत ही ना हुई थी। कमरे में कब से नमाज़ अदा करता तापिश इंतज़ार कर रही थी। वो आया ही नहीं था और उसको बात करनी थी। हम फिर बात करेंगे, ये कहकर उसने फ़ोन कर दिया और मोबाइल मेज़ पर रखकर दोबारा वॉल्यूम बढ़ा दिया। वो तसब्बुब का शिकार होकर रह गई। वो वापस लौट जाना चाहती थी इस रवैये को देखकर। मगर वो दिल में इरादा कर चुकी थी कि अभी और इसी वक्त बात करनी है। वो ढीठ बनकर खड़ी रही। समझ में नहीं आ रहा था इसको मुखातिब कैसे करें जो अनजान बन गया था। चंद मिनट और गुजर गए तो ताबिश को खुद ही बोलना पड़ा था। कोई काम है? लहजे में बेजारी दर आई थी। जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, अगर आप फ्री हो तो। हिम्मत करके वो खुद ही सोफे पर टिक गई। सुन रहा हूँ। उसने उसके बैठने को कनखियों से देखा था और वॉल्यूम दोबारा कम किया था। मुझे अपने और आपके मुतालिक, मेरा मतलब है इस रिश्ते के मुतालिक वाज़ेह करना है। इतनी सी मेहरबानी पर इसका हौसला बढ़ गया था। उसने भी चौंक कर देखा। वो कहना क्या चाहती है, इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी? एक बात तो मैं काफी हद तक जानती हूँ। क्या आपने शादी अपनी खुशी या मर्जी से नहीं की, बल्कि आंटी के लिए इस रिश्ते को कबूल किया है। आपकी जिंदगी में कोई और लड़की है जिससे आप शादी करना चाहते हैं। कहकर वो रुकी थी। तो उसने यूं कहा कि अगर जान गई हो तो मुझे क्यों बता रही हो? तो मैं आपको कुछ वजाहत करना चाहूंगी और मुझे उम्मीद है आप मेरी बात को समझेंगे। उसने अपने हाथों की उंगलियां मरोड़ते हुए कहा था। वो इसकी नजरें खुद पर मरकूज देखकर पजल हो रही थी। फिर भी उसने बोलना शुरू किया। आप मेरे वालिदैन के बारे में तो जानते ही हैं, फिर भी मैं आपको इनके बारे में आपसे बात करूंगी। मेरे अब्बा की शादी में पसंदीदगी शामिल नहीं थी। उन्होंने भी मजबूरन मेरी माँ से शादी की, दबाव में आकर की थी। जबरदस्ती और बड़ों के जज्बातीपन की वजह से रिश्ता तो जोड़ लिया था, मगर वो कभी भी इस रिश्ते को कबूल न कर सके थे। मेरी माँ ने अब्बा से मोहब्बत की शादी की थी, मगर इनके रवैये की वजह से इनकी मोहब्बत न जाने कहाँ जा सोई थी। इनकी आपस में कभी न बन सकी। मैंने जब भी लफ्ज़ मोहब्बत सुना तो मुझे इस लफ्ज़ से वहशत होने लगी थी, क्योंकि मोहब्बत के नाम पर सजा काटते मैंने अपनी अम्मा को देखा था। इस मोहब्बत की सजा को मैंने झेला है। अम्मा का हिजान में चीखना, चिल्लाना, मारना, पीटना मैंने देखा है। मैंने सहा है। वो मुझे मारती, गोया सारे जुर्म मैंने किए हों। मेरी वजह से सब कुछ हुआ है। लोग कहते हैं कि औलाद मियाँ बीवी के ताल्लुक को मजबूत करती है, मगर यहाँ मजबूत तो ना हो सका, मगर मजबूर हो गया था वो ताल्लुक।
इस कमज़ोर अज़ियत से भरपूर ताल्लुक को मैंने अपनी आँखों से देखा है और अपने तन-मन पर सहा है। वो चंद पल के लिए रुकी थी, जैसे वो सब कुछ आँखों के सामने घूम सा गया था और फिर वो हाल में लौट आई थी। अम्मा को मैंने बहुत बार मना किया कि मुझे किसी से शादी नहीं करनी। जब से डॉक्टर्स ने इनकी बीमारी को लाइलाज कहकर मज़ीद इलाज करने से मना कर दिया था, उन्होंने कहा वो ज़्यादा अरसा नहीं जी सकती। फिर वो मेरी शादी कर देना चाहती थी। इनका कहना था वो इसे किसी मुहाफ़िज़ के सुपुर्द कर देना चाहती हैं, जो इनके बाद मेरा ख़्याल रख सके। उन्होंने कोशिश भी की थी, लेकिन वक़्त ने इन्हें मोहलत न दी। अपने वालिदैन की ज़िंदगी में मैंने एक सबक हासिल हुआ है कि ज़बरदस्ती के रिश्तों में सिर्फ़ समझौता होता है या फिर एक-दूसरे को मजबूरी में बर्दाश्त करना पड़ता है, जैसे आप मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं। इसकी जानिब देखते हुए कहा था। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस ख़ामोशी से देखता रहा। वो जानना चाहता था इन सब बातों का मकसद। अम्मा कहती थी, बाप माँ-बाप और भाई के बाद उसके शौहर ही औरत का मुहाफ़िज़ होता है। लेकिन मैंने तो सिर्फ़ माँ को ही हमेशा अपने आस-पास पाया था। भाई था नहीं और बाप ने पलट कर नहीं देखा। मैं इनकी अदम मौजूदगी में जीना सीख गई हूँ। फिर इनके बाद शौहर की ज़िम्मेदारी रह गई है और इनकी मजबूरी देख चुकी हूँ। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद कर सकूँ। लेकिन आपके पास इख्तियार है, क्योंकि आप एक मर्द हैं। आप खुद कफ़ील हैं और इस घर की ज़िम्मेदारी आपके कंधों पर है। इस ज़िम्मेदारी में मजबूरी में ही सही, मैं भी शामिल हो गई हूँ। आप जब चाहें दूसरी शादी कर सकते हैं और शायद कर भी लें। लेकिन आप मेरे लिए एक ऑप्शन छोड़ दें। कल को जब आप मुझे छोड़ने या का सोचें या दूसरी शादी का ख़्याल आए, तब तक मैं अपने पैरों पर खड़ा होने चाहती हूँ। मेरी आपसे पसंद की शादी नहीं है और ना मैं चाहती हूँ कि कल को मेरी गोद में एक और सुमामा आ जाए और वो भी वैसी ही ज़िंदगी जिए, जैसे मैंने गुज़ारी है। उसने ठहरे हुए लहजे में कहा था। आप मुझे बर्दाश्त तो कर ही रहे हैं, वो चाहे आंटी के लिए ही सही, मगर आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। आप सबके सामने मेरे साथ नॉर्मल रवैये में बात कर लिया करें। मैं अपना मास्टर कंप्लीट करना चाहती हूँ। इस तमाम अरसे में आंटी या घर की ज़िम्मेदारी में गफलत नहीं बरतूंगी मैं। मैं यहाँ रह रही हूँ, इतना सब कुछ करना मेरा फ़र्ज़ बनता है। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको मुझसे कोई शिकायत ना हो। मैं ये बात कभी नहीं भूलूँगी कि मैं इस घर की इज़्ज़त और आपके निकाह में हूँ। मैं खुद को मज़बूत बनाना चाहती हूँ और अब ये आप पर मुनहसर है कि आप एक्सेप्ट करते या रिजेक्ट करें। सारे ऑप्शंस आपके पास हैं और मेरे पास अभी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। जितना अरसा आप कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं कर लें और दूसरी तरफ आपके पास सहारे इख्तियार हैं। जिसको चाहें, जैसे चाहें इस्तेमाल कर सकें। मेरे पास सिर्फ़ समझौता या सब्र रह जाएगा। ये कहकर खामोश हो गई थी। वहाँ गहरी खामोशी छा गई थी। बात का तसलसल था जो ख़त्म हो गया था। वो हमतन गोश इस लड़की की बातों को सुन रहा था, जिसे देखने या सुनने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसके चुप हो जाने से वो फसूर टूट गया और गहरी खामोशी अपना एहसास दिलाने लगी थी। वह इसके जवाब की मुंतज़िर उसकी जानिब देख रही थी। इस गहरी खामोशी से पज़ल होते बिना वजह अपने सर पर दुपट्टा सेट करने लगी। वो इसके हर किस्म के जवाब सुनने को ज़हनी तौर पर तैयार कर चुकी थी। फिर भी दिल में मुबहिम सी उम्मीद थी कि वो उसकी बात को समझेगा। मैं कोशिश करूँगा, सब कुछ नॉर्मल ज़ाहिर कर सकूँ। इसकी मुंतज़िर निगाहों को देखते कहा था और इसने एक पुरसुकून साँस ख़ारिज किया था। मैं चलती हूँ, मुझे आपसे सिर्फ़ यही बात करनी थी। उसने अपनी जगह से उठते हुए कहा था और बिना इसकी जानिब देखे आहिस्ता-आहिस्ता कदम उठाते ऊपर चली गई थी। इसकी नज़रों की तपिश कमरे में दाखिल होने तक महसूस की थी। वो इसको बेहद कमगो और डरपोक लड़की समझ रहा था। वो जिस तरह बात करके गई थी, उससे अपनी राय से इख्तिलाफ़ करना पड़ा था। अच्छा है, इसने खुद ही सब कुछ वाज़ेह कर दिया। अब कम से कम मुझसे कोई उम्मीद नहीं रखेगी। दोबारा न्यूज़ चैनल पर प्रोग्राम देखते हुए सोचा था, लेकिन ज़हन में अभी भी इसकी बातें गर्दिश कर रही थीं। सुबह नाश्ते के बाद वो जाने के लिए रेडी था। इसके रवैये में काफ़ी हद तक तब्दीली देखने को मिली थी, जो शायद रात वाली बातों का असर था, जो वो नॉर्मल बिहेव कर रहा था। उसके रवैये से समीना बेगम बहुत मुतमईन हुई थी और वो उन्हें ही मुतमईन करना चाहते थे, जिसमें वो कामयाब भी हुए थे। ताबिश बेटा, सुमामा के प्रैक्टिकल्स रहते हैं और इस सिलसिले में गाँव जाना पड़ेगा। प्रैक्टिकल्स में काफ़ी दिनों का फ़र्क है, तो वहाँ काफ़ी दिन लग जाएँगे। हम दोनों कुछ दिनों के लिए गाँव जाना चाहती हैं। आपने पहले तो ज़िक्र नहीं किया, उसने ताज्जुब से पूछा था। वो मेरे ज़हन से निकल गया था। अगर तुम भी हमारे साथ चलो। शादी के बाद सुमामा भी वहाँ नहीं गई तो इसका भी दिल बहल जाएगा। मैं इतने दिन वहाँ क्या करूँगा? जिस दिन प्रैक्टिकल है उस दिन जाकर दे आए। अज़हर चला जाएगा आप लोगों के साथ। अज़हर के अपने 100 काम हैं और अब हर काम में इसको क्यों घसीटे? डॉक्टर है वो, इसको हॉस्पिटल भी जाना होता है। रक्षंदा बहन का घर है ना?
किसी के घर इतने दिन ठहरना अच्छा नहीं लगता। मैं सवारी का इंतजाम कर देता हूँ। जिस तरह जाना हुआ चले जाइएगा। जिस दिन जाना हुआ चले जाइएगा। इस तरह किसी के घर ठहरना मुनासिब नहीं लगता है। हमारा भी तो घर है, वहां हम वहीं रह लेंगे। सुमामा ने मुदाखलत करते कहा था। कैसे रहोगे इतने दिन, वो भी अकेले? वो इससे मुखातिब हुआ था। हम पहले भी अकेले रहते थे। हमारे मोहल्ले के लोग बहुत अच्छे हैं, आपस में मिलजुल कर रहते हैं। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो वो मदद कर देते हैं। कुछ दिन मुझे भी गांव में रहने का मौका मिल जाएगा और बच्ची का भी दिल बहल जाएगा। जो आपको मुनासिब लगे, उसने कंधे उचकाते कहा था। मैं फिर भी कहूंगा, आप इतने दिन ना ठहरे वहां। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वहां सभी मोहल्ले वाले बहुत अच्छे हैं। एक दो हफ्तों की बात है। समीना बेगम ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा था और फिर इन्हें अचानक से याद आया तो वो बोली, समामा का एडमिशन भी तो करवाना है। वो वापस आ जाए तो तुम उसके साथ मिलकर देख लेना जो कुछ जमा करवाना है। मास्टर करना है? वो इससे पूछ रहा था। जी, यह लफ्जी जवाब दिया। किस सब्जेक्ट में? इकोनॉमिक्स। वो फिर मुख्तसर जवाब दिया। माशियात दान बनना चाहती हो? इसका लहजा इस्तेज़ाइया हो गया था। सुमामा तो खामोश रही, मगर समीना बेगम ने आड़े हाथों लिया था। अगर तुम न्यूज़ एंकर बन सकते हो तो ये भी माशियात दान बन सकती है। वो इसकी बात का सही मतलब तो ना समझ सकी थी, मगर लहजा जरूर समझ गई थी। मैंने एक बात की है। मैं सब समझती हूँ तुम्हारी बातों के मतलब को। जब हम वापस आएंगे तुमने सुमामा का खुद यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा के आना है। यूनिवर्सिटी में या प्राइवेट? वो सुमामा सुमामा से पूछ रहा था। जहां तुम पढ़े हो ये भी वहीं पढ़ेगी। एक नया हुक्म सादिर हुआ था। अगर ये यूनिवर्सिटी जाएगी तो घर का और आपका ख्याल कौन करेगा, और ये वहां सरवाइव कर लेगी क्या? तो इसको क्या मैं अपनी खिदमतें करवाने के लिए लाई हूँ? नफीसा बहन की दिली ख्वाहिश थी इसे सानी बनाने की, और सुमामा भी आगे पढ़ना चाहती है। अब मैं अपने साथ तो नहीं बांध सकती। इसकी ख्वाहिशात और ख्वाब भी पूरे करने हैं। इसको अपनी बेटी कहाँ है तो माँ बनकर दिखाऊंगी। इसका दाखला वहीं करवाना है जहां तुमने पढ़ाई मुकम्मल की है। ये वहां सरवाइव कर लेगी, और आप अकेली कैसे रहेंगी? मैं किसी कॉलेज में एडमिशन ले लूंगी। यूनिवर्सिटी जाने की क्या जरूरत है? उसने ताबिश की बात से इत्तफाक करते हुए कहा था। क्यों जरूरत नहीं है? तुमने अगर अपनी तालीम मुकम्मल करनी है तो वहीं से करोगी। मैं कॉलेज में भी पढ़ सकती हूँ, वहां भी पढ़कर अपनी तालीम मुकम्मल की जा सकती है। सुमामा ने झिझकते कहा था। मैं किसी मामले में तुम्हारे साथ कोई फर्क नहीं रखना चाहती। अगर तुम्हें पढ़ना है तो वहीं जाओगी। समीना बेगम ने हतमी फैसला करते कहा था तो ताबिश को मजबूरन बोलना पड़ा। लेकिन अम्मी, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी। उसने कहना चाहा। अगर पैसा का मसला है तो मेरे अकाउंट में काफी रकम पड़ी है। समीना बेगम को अपनी हामी देखकर ताबिश का एतराज करना इसको लगा शायद पैसों का मसला है। आप सुन लें इसकी बात। ताबिश ने सर झटकते कहा। अरे नहीं बेटा, पैसों का कोई मसला नहीं है। वो मेरे अकेलेपन की वजह से कह रहा है। अगर तुम आगे पढ़ना है तो सारी जिम्मेदारी खुद उठाएगा। तुम्हारे अकाउंट में जितनी भी रकम है वो सब तुम्हारी है। तुम इसको जैसे चाहे खर्च करना। तुम्हारी ज़रूरियात का ख्याल करना इसकी जिम्मेदारी है। मेरा बेटा बखूबी अपना फ़र्ज निभाना जानता है। मैं तो सिर्फ बात कर रही हूँ। फिर भी अगर ज़रूरत हुई भी तो तुमसे नहीं मांगेंगे। उसने घूरते हुए कहा था। मैं लेट हो रहा हूँ। फ़ोन पर इस बारे में बात करेंगे। और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे ज़रूर आगाह कर दीजिएगा। उसने रिस्ट वॉच पर टाइम देखा तो वक्त का एहसास हुआ। बातों में वक्त का गुजरने का पता ही नहीं चला। अब मैं चलता हूँ। अपनी जगह से उठते हुए कहा था। अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। रुखसत करते वक्त उन्होंने ताबिश को गले लगाते कहा था। जाते हुए उसने सुमामा को सलाम किया और चला गया था। समीना बेग ने इसका चेहरा आंखों के सामने लाकर आयतुल कुर्सी और बहुत सी दुआएं पढ़कर रुखसत किया। वो दोबारा नाश्ते की मेज पर आकर बैठ गई। इन्हें गांव जाना था। वो इसके मुतालिक बातचीत करने लगी। सुमामा को उन्होंने कह दिया था कि वो 2 हफ्ते के लिए अपने पैकिंग कर ले। वहां जाने का सुनकर ही इसका दिल पुरसकून होने के साथ बेहद उदास भी हुआ। वो गांव जाएगी, मगर वहां अम्मा नहीं होंगी। वो कैसा महसूस करेगी इनके बगैर? अम्मा नहीं भी होंगी, मगर इनकी खुशबू और यादें तो वहीं मौजूद हैं। वो कितने दिनों के बाद अपने घर जाएगी, जहां उसने 20 बहारें गुजार दी। उसने अपने बुझे दिल से पैकिंग की थी और चंद दिनों के बाद वो गांव के लिए रवाना हो गई। पहले 2 रोज वो रक्षंदा खाला के यहाँ रुकी और फिर सुमामा अपनी अम्मा के घर आ गई थी। घर बेहद उदास और वीरान लग रहा था। उसने बरामदे में पड़ी खाली चारपाई को देखा था। यहाँ गर्मियों की लंबी दोपहरें वो पंखे के नीचे गुजार दिया करती थी।
اور سردیوں میں وہیں اماں کی مخصوص چارپائی صحن کے وسط میں دھوپ سینکنے دن گزر جاتا ہے۔ اب وہی چارپائی گرد سے اٹی باہر صحن میں پڑی تھی۔ اماں کہتی تھی انہیں اس چارپائی کے علاوہ کہیں اور نیند نہیں آتی۔ اب تو وہ زمین پر کیسے سوتی ہوں گی؟ یوں لگ رہا تھا جیسے چارپائی اپنے دیرینہ ساتھی کے چھوڑ جانے پر ماتم منا رہی ہو۔ صاف ستھرے صحن میں گرد اٹی ہوئی تھی، شاید بارش ہوئی تھی اور دھول مٹی صحن میں جمع ہو کر جم گئی تھی۔ چلتے ہوئے اس نے کمرے کے دروازے کھولے تھے۔ ہر چیز اپنی جگہ پر موجود تھی سوائے اماں کے، جن کے کھانسنے کی آواز پورے گھر میں گونجا کرتی تھی۔ گھر میں ہر طرف ویرانی جھانک رہی تھی۔ پورے گھر میں ایک ایسی خاموشی تھی جس سے اس کو ڈر لگتا تھا۔ وہ تو رات کو اٹھ اٹھ کر اماں کو دیکھتی تھی۔ اس کے دل میں جو ان کے چھوڑ جانے کا ڈر بیٹھ گیا تھا، وہ باوجود کوشش کے نکال نہ سکی تھی۔ جس دن وہ مطمئن ہو کر سوئی تو اسی دن اس کا ڈر غالب آ گیا تھا۔ سمینہ بیگم نے اس کے ساتھ مل کر گھر کی صفائی کروائی اور ساتھ ہمسایوں کی لڑکیاں جو سماما کی ہم عمر تھی وہ بھی آ گئی۔ گھر میں تھوڑی سی رونق بڑھ گئی تھی۔ انہوں نے ساتھ مل کر کھانا بنایا اور ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہیں تو وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ دوسرے روز سماما تو اپنے پریکٹیکل پر کام کرنے لگی اور اس نے گاؤں میں سے 2-3 فرینڈز کو بھی بلا لیا تھا۔ وہ سارا دن بیٹھی آپس میں گپ شپ پر کام کرتی رہتی۔ اس کی دوستوں کے پاس بہت سے سوالات تھے۔ تابش کے متعلق جو ان کے دل میں تجسس تھا اس کے بارے میں بھی پوچھتی رہیں۔ وہ اسے خوش قسمت گردان رہی تھی جسے اتنا ہینڈسم، پڑھا لکھا اور ایسا جیون ساتھی ملا ہے جو نیوز چینل میں اینکر پرسن ہے۔ وہ اسے پوچھ رہی تھی کہ وہ اس کو اپنے ساتھ اسٹوڈیو لے کر گیا ہوگا، مشہور شخصیات کے ساتھ ملاقات کروائی ہوگی، اور وہ دونوں کہاں کہاں گھوم کر آئے ہیں۔ ان کے پاس ان گنت سوالات تھے جن کے جواب دیتے وہ گھبرا جاتی۔ اس کی فرینڈز اسے تنگ کرتی رہی تھی کہ وہ اس کی سنگت میں پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی ہے۔ وہ پوچھتی اس نے محبت سے کیا نک نیم رکھا ہے۔ وہ بہت زیادہ ٹال مٹول بہانے سے کام لے رہی تھی اور وہ سمجھ رہی تھی شاید وہ شرما رہی ہے۔ اس کا یوں گھبرانے انہیں شرمانا لگ رہا تھا۔ وہ انہیں کبھی نہیں بتا سکتی تھی کہ وہ تو اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ اس کا ذکر ہی اس کے ماتھے پر تیوریاں بڑھا دیتا ہے۔ وہ صرف مجبوری میں رشتہ نبھا رہا ہے اور محض اپنی ماں کی خوشی کے لیے خاموش ہے۔ یہ خاموشی کب ٹوٹ جائے اور اس کا بھرم سب کے سامنے کب کرچی کرچی ہو جائے اسے خود بھی نہیں معلوم تھا۔ پریکٹیکل کے بعد سمینہ بیگم اور اپنی دوستوں کے ہمراہ وہ کھیتوں میں یہاں وہاں گھومتی رہی۔ وہ اپنے ساتھ بہت ساری یادیں لے کر جانا چاہتی تھی۔ اپنے ماضی اور مستقبل کو بھلا کر اپنے حال میں جینا چاہتی تھی۔ اس نے تابش سے جو کہا تھا اس نے مان تو لیا تھا، مگر اسے اپنے مستقبل کے لیے خود کوشش کرنی تھی۔ اسے اب خود ہی مضبوط بننا تھا۔ ایک کوشش اس کے والدین نے کی تھی اور ایک وہ خود کرنا چاہتی تھی۔ اپنے آپ کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑنے کی بجائے اپنے قدموں پر کھڑے ہو کر اپنی ماں کی بھی خواہش پوری کرنی تھی۔ وہ بہت عرصے کے بعد ان کے ساتھ مل کر ہنستی مسکراتی رہی۔ بات بے بات وہ کہہ کے ہی لگاتی رہی اور وہ سب اس کی خوشی کو حال زندگی کا راز سمجھ رہی تھی۔ جو سمجھ رہی تھی وہ بھی انہیں وہی سب کچھ باور کروانا چاہتی تھی۔ مصروفیات میں دن گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ 2 ہفتے کے بجائے وہ زیادہ دن رہ کر واپس آئی، نئی امید اور نئی خواہشات کے ہمراہ۔ وہ مزید دن رکتی اگر تابش کی کال نہ آتی۔ اس نے گھر آنا تھا اور ساتھ میں یونیورسٹی میں ایڈمیشن کا بھی کہہ رہا تھا۔ وہ 1-2 دن کے بعد واپس آ گئی۔ سب سے زیادہ ثروت خانہ لین نے مس کیا، جس کا برملا انہوں نے کئی بار اظہار بھی کیا۔ تابش گھر آیا تھا اور پھر کسی ضروری کام سے اسے اگلے روز واپس جانا پڑ گیا اور وہ سب کچھ نیکسٹ ویک پر چلا گیا۔ اس کو آنے جانے میں بہت ٹائم لگتا تھا، اس لیے وہ کراچی میں ہی رہتا اور وہ لوگ لاہور میں۔ ویکینڈ پر وہ گھر آیا تو اگلے روز سنڈے تھا۔ دوپہر کو گھر میں معمول سے زیادہ شور برپا تھا۔ وجہ ثروت خالہ اور ان کے بچے بھی موجود تھے۔ سماما ایڈمیشن فارم فل کر رہی تھی۔ اس نے اپنے ڈاکومنٹس ٹیبل پر پھیلا رکھے تھے اور فارم فل کرتے اپنے کام میں مشغول تھی۔ تابش ڈرائنگ روم میں جانے کی بجائے ڈائننگ ٹیبل پر آ کے بیٹھ گیا تھا۔ اس کا موڈ سرور خالہ کی باتیں سننے کا بالکل نہیں تھا۔ اس لیے وہ اکثر کہہ دیا کرتی تھی کہ تابش کو اس کا آنا اچھا نہیں لگتا۔ وہ ان کے بے داغ تبصروں سے جلد اکتا جاتا۔ اس لیے ڈرائنگ روم میں جانے کی بجائے وہ سماما کے ڈاکومنٹس اٹھا کر پڑھنے لگا اور اگر کوئی مسٹیک ہے تو وہ دور کر دے۔ اکارڈنگ ٹو دا ریکوائرمنٹ سب کچھ مکمل ہو گیا۔ ایک جگہ پر اس نے غلطی سے نمبر کا ایک ہندسہ غلط لکھ دیا تو وہ وہیں سیٹ پر بیٹھ گیا اور اس کو بتانے لگا تھا۔ وہ اب سب کے سامنے ضرورت پڑنے پر مخاطب کر لیتا تھا، خاص طور پر جب سمینہ بیگم آس پاس ہوتی، لیکن کمرے میں یا ان کی غیر موجودگی میں یوں انجان بن جاتا جیسے اس کو جانتا ہی نہیں۔ میں آپ کے لیے چائے بنا لاؤں؟ وہ اپنا کام ختم کر چکی تھی اس لیے پوچھا۔ اس نے باقی ڈاکومنٹس پڑھتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا اور پراسپیکٹس اٹھا کر پڑھنے لگا۔ وہ ثروت خالہ کی باتوں پر کوئی خاص دھیان نہیں دیتا تھا۔
اب چونکہ بات اس کے متعلق ہو رہی تھی، جو غیر ارادی طور پر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ یہ تو آپ نے بہت اچھا کیا۔ آپ نے سماما کو پڑھنے کی اجازت دے دی۔ اس معاملے میں تابش نے بھی اعلیٰ ظرفی دکھائی۔ ورنہ شادی کے بعد لڑکیوں سے کہاں پڑھا جاتا ہے؟ وہ گھر سنبھالیں یا پڑھائی کریں۔ سماما کا شوق ہے تو ہم کیوں رکاوٹ بنے؟ بچی کا شوق ہے تو ضرور پورا کریں۔ کل کو ماشاءاللہ سے بچے ہو گئے تو کون سنبھالے گا انہیں؟ سروت خالہ کو ایک نئی فکر لاحق ہو گئی تھی۔ اللہ تمہاری زبان مبارک کرے۔ اللہ جب اولاد دے گا تو میں خود سنبھال لوں گی۔ آپ دعا کیا کریں، اللہ ہمارے گھر میں یہ خوشی دیکھنا نصیب کرے۔ سمینہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا تھا جیسے ان کے دل کی بات کر دی ہو انہوں نے۔ خیر سے شادی ہو گئی، اللہ یہ بھی دن دیکھنا نصیب کرے گا۔ ثروت خالہ کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو اس نے خشمگین نگاہوں سے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ ان کی نظریں چائے لاتی سماما اس کی نظریں چائے لے کر آتی سماما پر گئی تھی اور اس کا چہرہ حیا سے سرخ تھا۔ ٹیبل پر چائے رکھتے ہوئے اس کے ہاتھوں کی جنبش سے چائے چھلک کر پرس میں گر گئی۔ اس کی آواز اتنی اونچی ضرور تھی کہ اگر انسان اگنور بھی کرے تب بھی ان کی باتیں کانوں تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی۔ اب بھی کچھ ایسی ہی صورتحال تھی۔ میری بہت خواہش تھی کہ اللہ مجھے اور اولاد سے نوازتا۔ میں نے بہت سی دعائیں اور منتیں مانگی۔ اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا۔ اس پر میں بے حد شکر گزار ہوں۔ اب تو میری خواہش ہے کہ میری وہ ساری دعائیں اللہ پوتے پوتیوں کی صورت میں پوری کر دے۔ آپ دعا کریں وہ وقت اللہ جلدی دکھا اور میں اس گھر میں بچوں کی چہکار سنوں۔ میں آتی ہوں۔ بوکھلاہٹ میں سارے ڈاکومنٹس اٹھاتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ تو اس کی بوکھلاہٹ کو دیکھ رہا تھا۔ خالہ اور امی لوگوں کی باتوں کو تعصب سے سننے کے بعد وہ اٹھ کر باہر چلا گیا۔ سماما کا سرخ پڑتا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آیا۔ توبہ ہے، کتنا شرماتی ہے۔ وہ سوچے بنا نہ رہ سکا۔ وہ شام کو جب واپس آیا تو اس کے چہرے پر دوپہر کو ہونے والی باتوں کا اثر ابھی بھی موجود تھا۔ وہ تو فراموش کر چکا تھا اور اس کی ہچکچاہٹ ساری باتیں پھر سے یاد کروا گئی تھی۔ رات کو کھانا انہوں نے اکٹھے کھایا اور رات کو سماما نے خلاف توقع جلد کمبل اوڑھ کر لیٹ گئی۔ سب کو جو لگ رہا تھا کہ ان کے درمیان سب ٹھیک چل رہا ہے، پر وہ ابھی وہیں کھڑے تھے جہاں سے انہوں نے یہ سفر شروع کیا تھا۔ تابش کے لیے وہ بات زیادہ اہم نہیں تھی، اس لیے اس نے وہ بات ذہن سے چھٹک دی اور نارمل بہیو کرنے لگا۔ اگلے روز انہوں نے یونیورسٹی جانا تھا۔ اس نے اس سماما کو تیار ہونے کے لیے کہہ دیا۔ وہ خود بھی کافی عرصے سے یونیورسٹی جانے کا سوچ رہا تھا۔ اب جانے کا جواز بھی مل گیا۔ وہ کپڑے بدل کر باہر آیا تو سماما کو ابایا میں دیکھ کر چونکا۔ تم یہ پہن کر جاؤ گی؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ جی۔ اس کی حیران ہوتی نظروں کو دیکھتے کہا۔ دوسری نگاہ اپنے ابایا پر ڈالی۔ کیا اس نے کوئی غیر اخلاقی لباس پہن لیا جو وہ اتنا حیران ہو رہا ہے؟ یا پھر اس کا ابایا پہننا برا لگا ہے؟ وہ سمجھ نہ سکی۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کب تک پہننے کا ارادہ ہے؟ ہیئر برش کرتے ہوئے اٹھاتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ اس کی بات کا مطلب نہ سمجھ سکی۔ گاؤن۔ اللہ مجھے اپنے مذہب پر اپنے قدم مزید مضبوطی سے جمائے رکھنے کی توفیق دے، اور انشاءاللہ جب تک سانس ہے تب تک۔ اس نے مضبوط ارادے سے کہا۔ دیکھ لیتے ہیں، لیکن میں نے تو کچھ اور ہی دیکھا ہے۔ آئینے میں اس کا سراپا دیکھتے ہوئے کہا۔ چہرے پر حجاب اوڑھے اس کا چہرہ معصومیت لے اور کسی بھی بناوٹی حسن سے عاری جاذب نظر لگ رہا تھا۔ اس کی سادگی میں ایک ایسی پاکیزگی جھلک رہی تھی اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے متوجہ کر رہی تھی۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اس کو اپنا حجاب کرنا مشکل ہو گیا تھا، اس کو اپنے برابر میں کھڑا دیکھ کر۔ میں نے بہت سی لڑکیوں کو اپنی اسٹڈی کے شروع میں پردے میں دیکھا، وقت گزرنے کے ساتھ ان کا حجاب اور گاؤن الگ ہوتے دیکھا۔ ان کی جگہ عام کپڑوں نے لے لی، پھر وہ حجاب کی بجائے محض دوپٹے پر آ گئیں، اور آہستہ آہستہ ان کا دوپٹہ گلے میں، اور وہ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ گلے سے ہی غائب ہو گیا۔ اس لیے میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ تمہارا گاؤن پہننے کا یہ ارادہ کب تک ہے، تاکہ مجھے بالکل بھی بعد میں تعجب نہ ہو۔ آپ کو لگتا ہے میں بھی ایسا کروں گی؟ میں نے تم سے صرف پوچھا ہے تمہارا کب تک اوڑھنے کا ارادہ ہے۔ اس نے لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے کہا تھا، جو پاکیزگی حجاب میں تھی۔ اس کے من میں یہ خیال ضرور ہے کہ وہ سماما سے کہہ دے کہ اس کو ہمیشہ اوڑھے رکھنا اور خود سے الگ نہ کرنا۔ اس نے جو سوچا ضرور مگر کہا نہیں۔ تعلیم انسان کو شعور سکھاتی ہے، اسے ثقافت اور تہذیب سے دور نہیں کرتی۔ میں نہیں جانتی اور لڑکیوں کے کیا رجحانات اور خیالات ہوں گے، مگر میں صرف اتنا جانتی ہوں ہمارا مذہب ہے، جس کا مفہوم اس کچھ اس طرح ہے کہ تم جن کی صحبت اختیار کرو گے انہیں میں شمار کیے جاؤ گے۔ میں جن لوگوں میں شامل ہونا چاہتی ہوں ویسے ہی کام کروں گی۔ حجاب کو سیٹ کر کے کامن پن لگاتے ہوئے اس نے کہا۔ دیکھ لیتے ہیں۔ آئینے میں اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے اس نے کندھے اچکاتے کہا۔ اللہ مجھے ایمان پر قائم رہنے کی توفیق دے، اس نے ہولے سے بڑبڑاتے کہا۔
वो जो उसकी नज़रों से हमेशा पज़ल हो जाती थी, अब भी कुछ ऐसा ही हाल हुआ था। कॉमन पिन हिजाब पर लगाते हुए उसके हाथों में जुम्बिश हुई थी और वो छूटकर फर्श पर जा गिरी थी। हिजाब हाथ से थमे वो वहीं झुककर इधर-उधर देखने लगी, जो इसे कहीं दिखाई नहीं दी थी। अलबत्ता ताबिश की नज़र पड़ गई तो उसने झुककर उठा ली थी। सुमामा ने होंठ काटते उसकी जानिब देखा था और हाथ बढ़ाकर लेनी चाहिए। वो उसकी कन्फ्यूजन की वजह जान गया था। उसके होंठों पर एक मुबहिम सी मुस्कुराहट दौड़ गई थी। लड़कियों को इतना शर्माते उसने कब देखा था? उसने अपने सर्कल में ज़्यादातर लड़कियां बहुत खुद एतमाद और प्रोफेशनल थीं। हया के आंचल में लिपटा ये अनोखा रूप तो उसे पहली बार देखने को मिला था। मैं लगा देता हूँ, कहते हुए जरा सा झुका और जहां से उसने हाथ से थाम रखा था वह एहतियात से पिन लगा दी। अगर तुम ऐसे ही लगाती रही, मुझे नहीं लगता ये काम आज की तारीख में मुमकिन होगा। उसकी जुम्बिश करती पुलकों को देखते आहिस्ता से कहा और बाहर चला गया। उसके जाते ही उसने अपना रुका हुआ सांस बहाल किया और बेख्तियार उसने लगी पिन पर हाथ फेरा। वो खुद चला गया था मगर इसके कपड़ों से उठती खुशबू ने अभी तक इसको अपने हिसार में ले रखा था। दिल के ताल को मामूल पर लाना मुश्किल हो गया था। अपने चेहरे पर आई हल्की सी नमी को साफ किया और आईने में खुद को देखते बावर करवाया। वो इसकी सिर्फ मदद कर रहा था और कुछ नहीं। मुझे अपनी हैसियत और अहमियत हमेशा याद रखनी चाहिए। मुझे मजबूत बनना है। उसकी जरा सी हमदर्दी को खुशफहमी पालने की इजाजत नहीं दे सकती थी। तुम्हें याद रखना चाहिए सुमामा, तुम सुमामा हो, नफीसा की बेटी, और तुम्हें दूसरी नफीसा बनने की इजाजत नहीं दे सकती। आईने देखते वो खुद से हम कलाम थी। चेहरे के तासुरात तो कुछ और ही कहानी बता रहे थे। अपना बैग और फाइल उठाई थी। कुछ पल वहीं खड़े होकर ज़हनी और दिली तौर पर अपने आप को मजबूत बनाया और बाहर की जानिब चल दी। खुद एतमादी से गाड़ी में बैठी और उसके बैठते उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। वो एक बार फिर अजनबी बन गए थे। इन दोनों ने कनखियों से भी एक दूसरे की जानिब देखने की कोशिश नहीं की और अपने आप को वो की गई बातें याद करवाईं जो उनके दरमियान तय पाई थी।